आज हम बात करेंगे। तो अपन ने बात की थी कि उदय सिंह जी के बारे में कि कैसे उदयपुर की स्थापना कराई थी और उसके अलावा किस तरह उद- उदयपुर का निर्माण किया जाता है, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है। तो उदयपुर का निर्माण 1559 में महाराणा प्रताप थे, उनके पुत्र का जन्म हुआ था। किसका? तो अमर सिंह का जन्म होता है और फिर उसके बाद उदयपुर का निर्माण कराते हैं। तभी ये देखते कि एक समतल अच्छी जगह है, अच्छा वातावरण लगता है इनको। और ये एकलिंग जी जो थे इनके देवता आराध्य, इनको ढोक लगाने जाते उसी समय। तो ये उदयपुर का निर्माण कराते हैं, वहाँ पर उदय सागर झील भी बनवाते हैं। और हम बात करें आगे तो किस तरह चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था, सॉरी तीसरा शाखा हुआ था, और किस तरह जयमल और फत्ता ने वीरता का परिचय दिया था और अकबर से युद्ध किया था, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो कैसे इन लोगों की वीरता रही, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि कैसे यह लोग युद्ध लड़ा इन्होंने और कैसे अकबर से युद्ध लड़ते हुए ये अपना परिचय दिया। अकबर इनकी वीरता से प्रसन्न हुआ और वहां पर कहाँ, आगरा के दुर्ग में किस तरह इनकी मूर्तियां लगी है और फिर बाद में लगाई थी, और बाद में औरंगजेब इनको तोड़वा देता है। किसकी मूर्तियां? जयमल और फत्ता की। और आज ऐसा शासक जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उसका नाम है महाराणा प्रताप। आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में कि एक वीर योद्धा जिसका राजस्थान नहीं बल्कि विश्व में एक नाम है, एक ख्याति है, महाराणा प्रताप। आज भी हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और हर शहर में महाराणा प्रताप, बच्चा-बच्चा महाराणा प्रताप को जानता है कि किस तरह महाराणा प्रताप ने अपने हल्दी घाटी के युद्ध में युद्ध लड़ा था और मुगलों से कैसे विजय ली और कैसे छापेमार युद्ध पद्धति प्रताप की रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे विस्तार से कि प्रताप ऐसा शासक जिसने राजस्थान की सारी रियासतें राजपूताना की अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेती है। केवल मेवाड़ रियासत एक ऐसी रियासत थी जो महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर अनेक प्रकार के प्रस्ताव भेजता है महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, राजपूतों के द्वारा भी, और उसके अलावा उसके जो सेनापति थे मुख्य और उनके वित्त मंत्री जो है सभी से प्रस्ताव भेजता है, फिर भी महाराणा प्रताप नहीं मानते हैं। तो महाराणा प्रताप के हम जन्म की बात करें तो कहाँ हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म? तो महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई, 9 मई और 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? ये हुआ कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में। कहाँ पे होता है? कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में। यहाँ पर जन्म होता है महाराणा प्रताप का। उसके अलावा इनके पिता का क्या नाम था? उदय सिंह इनके पिता का नाम था। तो अभी अपन उनको पढ़े थे, अगली नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था अपन ने उदय सिंह जी के बारे में। उसके अलावा महाराणा प्रताप का भाई कौन था, क्या नाम था चेतक का, ये सब हम बात करेंगे अभी। तो एक समय की बात है, हम थोड़ी सी बात करते हैं पहले कि महाराणा प्रताप, उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है उदय सिंह जी की होली के दिन। ठीक है। होली के दिन मृत्यु होने के पश्चात वहाँ के सामंत थे, वह उदय सिंह जी की इच्छा थी, उनकी एक रानी थी भटियाणी, उसके प्रभाव में आकर उदय सिंह जी जगमाल जो था प्रताप का भाई, छोटा भाई, उसको शासक बना देते हैं। ऐसे पहले से अनाउंसमेंट कर देते, बोल देते थे उदय सिंह जी। फिर उसके पश्चात उदय सिंह जी का अंतिम संस्कार कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था गोगुंदा में। ठीक है।
गोगुंदा उदयपुर में, ठीक है। गोगुंदा में इनका अंतिम संस्कार किया जाता है उदय सिंह जी। तो कहा जाता है उस समय ऐसी परंपरा थी कि कोई राजा की मृत्यु हुई तो उसका जो पुत्र उत्तराधिकारी राजा बनेगा अगला, वो उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ करता था, तथा उसको कंधा नहीं दिया करता था और उसको मुखाग्नि भी नहीं दिया करता था। तो ऐसी परंपरा थी। तभी जो इनका उदय सिंह जी का पुत्र था कौन, जगमाल। जगमाल उदय सिंह जी के अंतिम संस्कार में नहीं जाता है और न सम्मिलित होता है, तथा उदय सिंह जी के अनेक पुत्र थे, शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप और अलग अलग बहुत सारे पुत्र थे। तभी ये लोग जो थे उनके अंतिम संस्कार में जाते। कहाँ पर हुआ था उनका अंतिम संस्कार? गोगुंदा में। उसी समय जाते समय वहां पर जो प्रताप थे सबसे बड़े शासक, तभी वहां पर चर्चा चल गई साहब। इनके परिवार, रिश्तेदार, सामंत जो थे ये सभी लोग वहीं थे। और उस समय जो अपन ने कहा था कि राव चुंडा, राणा लाखा का शासनकाल जब अपन ने पढ़ा, उसमें कहा था कि जो सलुम्बर ठिकाना है, कौन सा ठिकाना है? सलुम्बर। सलुम्बर ठिकाने वाले ही इनका जो भी नया राजा बनेगा इसका राज तिलक करने का उनका अधिकार रहता है, उनके पास पावर रहती है। तो सलुम्बर ठिकाने का जो जागीरदार था वह, और उसके बाद वो था कृष्णदास। कृष्णदास, ठीक है। अब ये रहते हैं कौन के? सलूमर ठिकाने के जागीरदार। कहा भी अपन ने बात भी की थी कि जो मेवाड़ की हरावल सेना रहेगी उसका नेतृत्व सदैव सलूमर ठिकाने के जो जागीरदार होगा वही करेंगे। और राजा के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा पद रहेगा वो सलूमर जो ठिकाना है उसके जागीरदारों का ही रहेगा। तो राज तिलक करने का अधिकार किसका था? ओनली सलूम्बर वालों के पास। जो सबसे बड़े 16 ठिकाने थे मेवाड़ में, उसमें सबसे बड़ा ठिकाना सलूम्बर था। तो सलूम्बर वालों के पास ही ये अधिकार था राज तिलक का। तभी जो प्रताप थे, इसके मामा थे, वो कहते हैं कि साहब सबसे बड़ा पुत्र कौन? प्रताप। सबसे ज्यादा जनता में लोकप्रिय कौन? प्रताप। और सबसे वीर कौन? प्रताप। तभी उस समय अकबर के आक्रमण हो रहे थे, तो सोचा कि अकबर को कोई टक्कर देने वाला है, उसका सामना करने वाला है मेवाड़ रियासत में, तो वो कौन है? प्रताप। तभी ऐसे ऑब्जेक्शन उठाए जाते उसके मामा के द्वारा, और दो तीन और भाई बंधु थे, वो कहते हैं कि साहब प्रताप को शासक बनाओ। और उधर उदय सिंह जी का अंतिम संस्कार किया जाता है। तभी जो कौन था सलूम्बर ठिकाने के? कृष्णदास चुंडावत। कृष्णदास चुंडावत जी जो रहते हैं, वो उसी समय सामंतों की भी यही राय थी कि लोकल जनता में अपना लोकप्रिय कौन है? प्रताप है। प्रताप का ज्यादा प्रभाव है लोगों में, और इसकी अच्छी संगठन मजबूत है, इसका ये अच्छा वीर है, इसलिए इसको ही शासक बनाया जाए, ऐसी बात हो जाती है। फिर उसके बाद जो कृष्णदास चुंडावत रहते हैं ये उसी समय मेवाड़ की जो तलवार थी वो धारण करा देते हैं महाराणा प्रताप को। फिर उसके पश्चात महाराणा प्रताप का वहीं गोगुंदा में शमशान में ही हो जाता है साहब, राज्यभिषेक हो जाता है। तभी महाराणा प्रताप को राज्यभिषेक की सूचना किसको मिल जाती है? जगमाल को। और जगमाल नाराज होकर और शहंशाह जलालुद्दीन अकबर की शरण में चल जाता है। फिर उसके बाद प्रताप ने कहा कि यार ये कैसा राज्यभिषेक हुआ मेरा गोगुंदा में, क्यों ना हो एक अच्छे तरीके से मेरा राज्यभिषेक किया जाए, बिल्कुल ढोल धमाड़े बाजाओं के साथ, बिल्कुल कसाब मेवाड़ का एक नया उत्तराधिकारी, नया राजा बना, ऐसी इच्छा थी। फिर वापिस इनका राज्यभिषेक हुआ, कहाँ पर? कुंभलगढ़ में। आसपास के राजा बुलाए गए। ऐसा कहा जाता है कि अपन ने देखा भी है कि अभी अपने भारत में कोई भी प्रधानमंत्री बनता है, जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो अनेक देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आए, उस समय उनको भी बुलाया गया, जो शपथ ग्रहण समारोह रहता है उसमें आते हैं। तो ऐसी बात है। तभी जो आसपास के राजा थे वो सभी आए। और जो जोधपुर का राजा था वो भी आया था, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो
ये सब आते हैं। उसके पश्चात देखते हैं और प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ पर हो जाता है, कुंभलगढ़ में, और प्रताप शासक बनते हैं। तो हम आगे की बात विस्तार से करते हैं अभी। तो महाराणा प्रताप इस तरह राजा बन जाते हैं और फिर उनकी शासनकाल की पद्धतियों में कैसे हल्दी घाटी युद्ध हुआ और किस तरह दिवेर का युद्ध होता है, ये सब हम आगे बात करेंगे। ठीक है। तो महाराणा प्रताप का अपन परिचय देखते हैं, कब इनका शासनकाल रहा। तो महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। किसका रहा? महाराणा प्रताप का। और इनका जन्म जो हुआ 9 मई 1540 को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका जन्म होता है। और जन्म स्थान इनका है कुंभलगढ़ में स्थित कटारगढ़ के बादल महल में। ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करें तो राज्याभिषेक में 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में होली के दिन इनका राज्याभिषेक होता है। इनका महाराणा प्रताप, इनके पिता का नाम जो था राणा उदय सिंह। क्या नाम था? राणा उदय सिंह। माता का नाम था जयवंताबाई। पाली के अखेराज सोनगरा की जो पुत्री थी, ये कौन? महाराणा प्रताप की माँ। प्रताप के जो अखेराज सोनगरा है, इन्होंने जो खानवा का युद्ध हुआ था तो सांगा की तरफ से भाग लिया था अखेराज सोनगरा जी ने। तो एक इसकी पुत्री थी जयवंताबाई, अखेराज सोनगरा की। प्रिय इनका घोड़ा था चेतक, मालानी नस्ल का घोड़ा था ये। सिवाना बाड़मेर में प्रसिद्ध है ये अभी वर्तमान में। उसके अलावा चेतक की जो समाधि है बालीचा गांव, कहाँ पर पड़ता है? ये उदयपुर में इसकी समाधि स्थित है चेतक की। हाथी का इनका नाम था राम प्रसाद, इनके हाथी का। और प्रताप के उपनाम क्या क्या थे कि लोकल लोग, वहाँ के आसपास के लोग, जो जंगल क्षेत्र था उस समय, वहाँ के लोग उसको प्यार से किस नाम से बोलते हैं? कीका। बचपन का नाम क्या था? कीका, महाराणा प्रताप का। तो महाराणा प्रताप राणा कीका, गज केसरी, पाथल सूर्य की भी उपाधि दी गई है। और नीला घोड़ा राजसवार, नलियाकती। नलियाकती कौन कहते हैं? अबुल फजल इनको नलियाकती के नाम से बोलते हैं। किसको? महाराणा प्रताप को नलियाकती के नाम से बताते हैं। उसके बाद हम आगे बात करें तो प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई? 57 वर्ष की आयु में 19 जनवरी 1557 को चावंड उदयपुर में। प्रताप की छतरी बांडोली उदयपुर में 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की छतरी बनी हुई है? ये बनी हुई है 8 खंभों की छतरी। तो प्रताप की मृत्यु जो हुई है वो हुई है 1597 ईस्वी को, इनकी मृत्यु हो जाती है। प्रताप की मृत्यु 1597 ईस्वी को, 1597 ईस्वी, 1597 को। ठीक है। इनकी मृत्यु चावंड में उदयपुर में होती है। और प्रताप की छतरी बांडोली उदयपुर 8 खंभों की छतरी स्थित है वर्तमान में। और जेम्स टोड के अनुसार प्रताप की मृत्यु उदयपुर में हुई थी। उदयपुर में हो या फिर चावंड का हो, एक ही बात है। राणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था, परंतु इस राज्याभिषेक का समारोह जलसा कुंभलगढ़ में मनाया गया था, जिसे कुछ विद्वान प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक बोलते हैं। इस सेकंड राज्याभिषेक में मारवाड़ का प्रताप चंद्रसेन ने भी भाग लिया था। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि कौन भाग लेता है, तो प्रताप जो था चंद्रसेन वो भी भाग लेता है। ठीक है। फिर उसके बाद प्रताप का बचपन में राणा कीका कहा जाता है। कीका छोटे बच्चों का संबोधन सूचक शब्द है। जो महाराणा प्रताप था उसको जो लोकेलिटी लोग थे आसपास के, वो किस नाम से जानते थे? कीका के नाम से इनको जानते थे। उसके बाद राणा प्रताप का जेम्स टोड ने गज केसरी और अबुल फजल ने नलियाकती कहा है। किसको कहते हैं? महाराणा प्रताप को। प्रताप का छोटा भाई क्या नाम था? शक्ति सिंह, अपने पिता के जीवन काल में ही अकबर की सेवा में चला गया था। ठीक है। इसी शक्ति सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व मेवाड़ में मुगल सेना के आक्रमण की सूचना प्रताप को दी थी। प्रताप का भाई था शक्ति सिंह, हमेशा से ही अपने पिता के समय से ही वो अकबर की सेवा में चल गया था। और इसने सूचना दी थी कि भाई हल्दी घाटी का युद्ध होने वाला है, देख लेना, करो तैयारी। ऐसे कौन बताता है? शक्ति सिंह। शक्ति सिंह वही शक्ति सिंह है जिसने महाराणा प्रताप के घोड़े के चेतक की जो
पैर कटने पर उसका जो पीछा किया था सैनिकों ने, उनको मारकर अपना नीला घोड़ा कौन दे देता है? शक्ति सिंह प्रताप को अपना नीला घोड़ा उसको दे देता है। तो इस तरह जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ उसमें शक्ति सिंह जो था वो अंत समय में किसको सपोर्ट करता है? अपने भाई महाराणा प्रताप को। उसके बाद हम आगे बात करें तो राणा उदय सिंह ने अपनी एक रानी थी, कौन? भटियाणी रानी। धीर भाई के प्रभाव में आकर प्रताप के बजाय अपने छोटे पुत्र कौन था? जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अब उदय सिंह जो थे तो अपनी पत्नी के प्रभाव में आ गए, और जो लास्ट समय आया, जाते जाते इस टाइम पे वो कह गए, क्या बोल गए कि जो जगमाल है उसको हम शासक बनाएंगे साहब। परंतु ग्वालियर के राजा कौन थे? रामशाह, राम सिंह, और प्रताप का मामा कौन था? सोनगरा। मानसिंह सोनगरा जो रहते, उसके विरोध करने के कारण पुनः प्रताप को ही मेवाड़ उत्तराधिकारी बनाया गया। इसी दौरान जगमाल की 1583 को दत्तानी पाली के युद्ध में सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा से लड़ता हुआ मारा गया था। कौन? उसके अलावा हम बात करें तो जो जगमाल था उसको जहाजपुर, कहाँ की? जहाजपुर, जहाजपुर भीलवाड़ा, कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा। जहाजपुर भीलवाड़ा की, जाजपुर भीलवाड़ा की जो जागीर थी वो किसको दे देता है? अकबर इसको दे देता है, जगमाल को। ठीक है, कहाँ की? जाजपुर का जो थी जागीर वो इसको दे देता है जगमाल को अकबर। अकबर ने प्रताप को अधीनता में लाने के लिए प्रताप के पास मेवाड़ में निम्न 4 प्रस्ताव भेजे थे। अब 4 प्रस्ताव कौन कौन थे उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो एक था जलाल खां कोरची, और दूसरे नंबर पे जो आता है वो रहता है मान सिंह, और तीसरे नंबर पे भगवन दास, और चौथे नंबर पे जो रहते हैं टोडरमल। ठीक है, अब उसके बाद जलाल खां कोरची आता है 1572 में, और ये आते हैं 1573 में। और ये तो जलाल खां कोरची को भेजता है फर्स्ट बार कि जलाल खां कोरची बोलने में अच्छा माहिर था अकबर के दरबार में। अब ये जाता है और कहता है कि साहब, आपको कोई भी नया नया राजा बनता है तो उसको बधाई देते हैं कि साहब जलालुद्दीन अकबर की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो मेवाड़ रियासत है इसके नए राजा बने हैं। तो जो अकबर की इच्छा है कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। ठीक है, ये इच्छा रहती है किसकी? अकबर की। ठीक है, उसके बाद मानसिंह जो रहते, तो भी जो महाराणा प्रताप थे वो मना कर देते, एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जिसको भेजते मानसिंह से, और फिर उसके बाद देखते हैं कि मानसिंह जो रहता है जलाल खां कोरची था, तो वो जाता है और समझाता है कि साहब आप अधीनता स्वीकार करें अकबर की। तभी महाराणा प्रताप मना कर देते कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद सोचता है कि क्यों ना हो, राजपूत शासक है तो इसलिए मैं वापस राजपूत को ही भेजूं, ऐसे समझाता है। कौन? अकबर। और किसका नंबर लेता है? मानसिंह का। मानसिंह जाता है, उसके पश्चात मानसिंह देखता है, और तभी कुंवर मानसिंह जो थे वो जाते हैं, उस समय प्रताप नहीं आते हैं, और उधर से अपने पुत्र कौन था? अमर सिंह। अमर सिंह को भेज देते हैं, वो कहाँ पर? उससे मिलने के लिए। और ये एक जगह पड़ती है उदय सागर झील। कौन सी झील? उदय सागर झील। अब उदय सागर जो झील है उदयपुर में, वहां पर देखते हैं, और फिर वहां पे बैठते हैं, उसके भोजन वोजन खाने की व्यवस्था रहती है कि आओ साहब बैठो, अतिथि है।
तो मान सिंह को बिठाते और अमर सिंह आ जाते हैं, बैठते हैं। तभी अमर सिंह जो थे बिल्कुल थोड़े ऐसे ही थे, तेज। तो मान सिंह से कहा कि भाई आगे क्या साहब, कहाँ आगे, कि कहाँ गए महाराणा, कहाँ गए। मान सिंह पूछते हैं जैसे कि कहाँ गए आपके पिताजी महाराणा प्रताप। तो अमर सिंह कहते हैं कि पिताजी की तबीयत वबीयत खराब है, मेरे से बात कर लो, आप तो जो भी करनी है देख लेंगे, ऐसे कहते। तभी जो मान सिंह है वो क्रोधित हो जाता है, भाई किससे बात कर लूं, मुझे तो बात किससे करनी है, पिताजी से। तभी दोनों में आपस में झड़प हो जाती है बातों ही बातों में। तभी मान सिंह जाने लगता है और फिर उसके पश्चात जो रहते हैं जाने लगता है और फिर समझाते हैं अमर सिंह और कहते हैं कि हम मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, तुमने की वही ठीक है, क्योंकि जो आमेर राजवंश है उन्होंने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो ये सब ये लोग करते हैं। उसके पश्चात जो मान सिंह कहता है कि अब आ जाना युद्ध भूमि क्षेत्र में, वहां देख लेंगे, ठीक है। किससे कह के जाते हैं, अमर सिंह को, ठीक है। तो ये क्रोधित हो जाते उस समय, कौन, मान सिंह, चले जाते। अब अकबर के दरबार में जाते हैं, मान सिंह से पूछते क्या हुआ भाई, क्या रहा समाचार सुना। तभी मान सिंह कहता है कि उसने तो, जो महाराणा प्रताप है वहां के शासक, उन्होंने तो अपने पुत्र अमर सिंह को भेजा है कि राजकुमार से राजकुमार ही बात करे। तो अकबर ने सोचा ये भी सही है कि राजकुमार से राजकुमार, एक युवा युवा से बात करेगा ये, क्योंकि लेवल है महाराणा प्रताप का। तभी जो सोचा कि क्यों ना हो थोड़े वरिष्ठ इंसान को भेजा जाए, तो किसको भेजते, भगवन दास को। भगवन दास को भेजा, भगवन दास गए, भगवन दास ने भी समझाया कि भाई देख, अकबर से तो तुम जीत नहीं पाओगे, उसके पास बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ा खजाना है, ऐसे समझाया। तब भी महाराणा प्रताप ने मना कर दिया कि भाई समझ जाए। और भगवन दास जी गए अकबर के पास, अकबर से कहा कि साहब वो तो नहीं मान रहा। फिर उसके बाद एक समझदार था, इसका वित्त मंत्री टोडरमल, ये दिसंबर माह में जाता है बिल्कुल अंतिम प्रस्ताव लेकर कि भाई अब तो समझ जाओ, मेवाड़ रियासत के जो शासक है वो समझ जाए। तब भी टोडरमल कहता है कि देख भाई, अकबर के पास बहुत बड़ा खजाना है, मैं उसका वित्त मंत्री हूँ, तो समझो थोड़ा सिचुएशन, और ऐसे कहता है। तभी जो महाराणा प्रताप है वो मना कर देते हैं कि उसके पास इतनी सेनाएं और इतना पैसा है कि तुम कभी भी नहीं जीत पाओगे, ऐसा कहा। फिर भी महाराणा प्रताप नहीं माने, क्योंकि जो टोडरमल जी है ये वित्त मंत्री थे किसके, अकबर के। तो ये ऐसे समझाते, फिर उसके बाद ऐसे सब कुछ समझाने के बाद ये एक योजना बनाते हैं अकबर के पास जाके। अकबर अपने सैनिकों, सामंतों, सबको इकट्ठा करके और अजमेर का कौन सा दुर्ग, मैगजीन फोर्ट, उसमें हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाते हैं। अभी अपन हल्दी घाटी युद्ध पढ़ेंगे। थी कि अकबर किन किन 4 अभियानों में किनको भेजता है, उसके बारे में बात कर ली थी। जलाल खां, मान सिंह, भगवन दास, टोडरमल, ये चारों जाते हैं। एक 1572 में जलाल खां कोची जाता है, फिर 1573 में जो मान सिंह जाता है, फिर उसके बाद भगवन दास जी जाते हैं 1573 में, फिर अंतिम अभियान जो थे वो टोडरमल जी जाते हैं 1573 ईस्वी को। ये सब जाने के पश्चात जो अंतिम अभियान रहा दिसंबर, उसके बाद पहले अक्टूबर और फिर अप्रैल का, तो ऐसे अभियान थे और ये लोग जाते। फिर भी तत्पश्चात प्रताप नहीं मानते और हल्दी घाटी का युद्ध होता है। उसका आज अपन वर्णन करेंगे विस्तार से कि किस प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। लड़्यो घणो उसयो घणो, मेवाड़ी मान रे कारण रे, जब याद करूं मैं हल्दी घाटी ने, नैना में आंसू आ जावे। तो इतिहासकारों ने, कवियों ने अनेक प्रकार की कविताएं लिखी इस हल्दी घाटी के युद्ध में, उसके बारे में हम आज बात करते हैं। तो युद्ध होता है एक प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी जो वर्तमान में है वो राजसमंद में स्थित है, और अपन जाते हैं यहाँ से तो राजसमंद, और फिर उसके बाद हल्दी घाटी आता है। वहीं पर हल्दी घाटी म्यूजियम है अभी वर्तमान में। तो और उसके जस्ट 4-5 किलोमीटर ही पास में आके रक्त तलाई है, वहां पर हजारों लाखों सैनिकों की
वीर गाथाएं जो उनका खून बहा था हल्दी घाटी युद्ध में, उसका नाम अपन वही वर्तमान में वो बोलते हैं क्या, रक्त तलाई। जो रक्त तलाई है वहां पर खून ही खून की नदियां बही थी। ऐसा युद्ध हल्दी घाटी का, उसके बारे में हम आज बात करते हैं। बड़े बड़े वीर योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई थी, अनेक सैनिकों मारे गए थे इसमें, और कैसे महाराणा प्रताप ने अपनी वीर गाथाओं का इसमें वर्णन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हल्दी घाटी, अब हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ कहाँ पर है, राजसमंद में। 18 और 21 जून को ये 1576 में ये युद्ध माना जाता है, पर प्रमाणित तो 18 जून ही है कि 18 जून को ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। राणा प्रताप और अकबर का सेनापति आसफ खां और मानसिंह इनके बीच में युद्ध होता है। ठीक है। इतिहासकार एल श्रीवास्तव के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून को हुआ था, जबकि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह युद्ध 21 जून को हुआ था, परंतु सत्य तो यही है कि 18 जून को ही प्रमाणित करता है। इनमें 18 जून को तिथि प्रमाणित मानी गई है। जेम्स टोड ने ही इस युद्ध को सर्वप्रथम हल्दी घाटी का नाम दिया था। जो इतिहासकार हुए हैं अपने कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने सर्वप्रथम इस युद्ध को हल्दी घाटी युद्ध नाम दिया था। जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। क्या कहा है? थर्मोपल्ली कहते हैं कर्नल जेम्स टोड। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक कहा है कि इसमें किसी की विजय नहीं थी, ये अनिर्णायक युद्ध रहा है। और अकबर का सेनापति आसफ खान ने हल्दी घाटी के युद्ध को जिहाद कहा है। जो अकबर का सेनापति है आसफ खां, वो हल्दी घाटी के युद्ध को कौन सा युद्ध कहता है? जिहाद का युद्ध है साहब, ऐसे बोलता है। उसके अलावा हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह ने मांडलगढ़ से और प्रताप ने कुंभलगढ़ से आक्रमण किया था। मान सिंह जो रहता है वो मांडलगढ़ से आक्रमण करता है, और प्रताप प्रताप कहाँ से आक्रमण करता है? कुंभलगढ़ से ये आक्रमण करता है। इस युद्ध में मान सिंह की ओर से अब्दुल कादिर बदायूं ने भी भाग लिया था। जो बदायूनी था इतिहासकार, उसने भी भाग लिया था। बदायूं ने अपने ग्रंथ मुंतखब उल तब तारीख में हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा है। जो बदायूनी रहता है वो कहता है कि इस युद्ध में हल्दी घाटी के में आंखों देखा वर्णन रहता है कि बदायूनी की भी एक इच्छा थी कि मैं भी इस युद्ध को देखूं, और अकबर से इजाजत लेकर, और बदायूनी भी जाता है हल्दी घाटी के युद्ध में, कहा था कि मैं अपनी दाढ़ी को हिंदुओं के रक्त से रंगू, ऐसी इच्छा थी बदायूनी की। तो वो भी जाता है इस युद्ध में। उसके पश्चात बदायूनी अपनी आंखों देखा वर्णन करता है। तो क्या वर्णन करता है? बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। बदायूनी हल्दी घाटी का जो युद्ध रहता है उसको गोगुंदा का युद्ध कहता है। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा है। और राती घाटी, अब राती घाटी, हल्दी घाटी में युद्ध हुआ, वहां कई सैनिक मारे गए, वहां पर खून ही खून, लोहा लोहान होता है। तभी उसी समय जो खून की नदियां बही थी, उस जो क्षेत्र आता है हल्दी घाटी के पास ही, उसको बोलते हैं अपन राती घाटी, रक्त तलाई। रक्त तलाई उसको बोला जाता है। वहां पर अभी भी वर्तमान में भी अपन जाते हैं तो सबसे पहले रक्त तलाई आएगी, इधर से जाते हैं तो राजसमंद से, फिर उसके पश्चात हल्दी घाटी आती है। हल्दी घाटी एक बहुत मनमोहक अच्छी जगह है वर्तमान में भी, और एक दर्रा है हल्दी घाटी का, जहां पर मेवाड़ का ये युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का। इस युद्ध में मानसिंह मर्दाना हाथी पर लड़ने आया था, और मानसिंह की सेना में गजमुक्ता और गजराज जैसे प्रसिद्ध हाथी भी शामिल थे। जो मानसिंह था ये हाथियों को भी लेकर आया था। गजमुक्ता नाम का हाथी था, गजराज था, मर्दाना था, ये ऐसे कई हाथियों को लेके आए थे। प्रताप ने अपने घोड़े के हाथी की नकली सूंड लगाई थी। प्रताप जो रहते हैं कहीं भी युद्ध भूमि क्षेत्र में जाते हैं तो अपना घोड़ा था चेतक, चेतक पर हाथी का मुखौटा लगाकर, सूंड लगाकर और युद्ध भूमि क्षेत्र में जाते थे। इस प्रकार युद्ध किया करते थे प्रताप। इस युद्ध में प्रताप की सेना के मुख्य सेनापति हाकिम कासूरी थे। ये एकमात्र से मुस्लिम शासक थे जिन्होंने महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध किया है, हाकिम कासूरी।
एकमात्र मुस्लिम शासक। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की सेना के हरावल पक्ष आगे की पंक्ति में निम्न योद्धाओं ने भाग लिया था। हरावल पक्ष आगे की सेना जो रहेगी उसको हरावल बोलते। चंदावल पक्ष पीछे की तरफ से जो सेना रहेगी उसका पक्ष किसने लिया था? तो वो लिया था राणा पूंजा ने। राणा पूंजा ने चंदावल सेना का पक्ष करते हुए युद्ध किया था और भील समुदाय जो हुआ करती थी, जंगलों में रहा करती थी, उसका सबसे बड़ा योगदान हल्दी घाटी के युद्ध में माना गया है। इतिहासकारों ने कहा था कि भीलों ने अपनी जी जान की बाजी लगा दी थी हल्दी घाटी युद्ध में। और भीलों का नेतृत्व कौन करता है? भील सेना का नेतृत्व पूंजा भील के द्वारा ये नेतृत्व किया जाता है। और उसी प्रकार जो हरावल पक्ष रहता है आगे की पंक्ति, उसमें राणा प्रताप थे, हाकिम का सूर थे, अमर सिंह थे, राणा प्रताप के पुत्र भामाशाह थे, और भामाशाह के भाई थे ताराचंद जी और राम सिंह जी रहते हैं। और मान सिंह सोनगरा प्रताप के मामा, और कृष्णदास चुंडावत। कृष्णदास चुंडावत वही है जो राव चुंडा के वंशज है। ये सलुम्बर ठिकाना जो था उसका नेतृत्व सलुम्बर जो ठिकाना था उसके सेना जागीरदार जो थे ये हमेशा मेवाड़ की सेना का नेतृत्व करते थे। तो किसने किया था हल्दी घाटी के युद्ध में नेतृत्व सेना का? वो करते हैं कृष्णदास चुंडावत। कौन सी? हरावल सेना का। उसके बाद हम आगे बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध आरंभ होते ही चेतक की टांग कट गई थी। इस कारण प्रताप युद्ध मैदान छोड़कर चले गए थे। प्रताप के चले जाने के बाद उसकी सेना का नेतृत्व कौन करता है? झाला बिंदा या झाला मानसिंह, अपन इसको झाला मन्ना भी बोलते हैं। बड़ी सादड़ी निवासी था ये। कहाँ पे पड़ती है ये? तो चित्तौड़ में। चित्तौड़ का ये था, इसका नेतृत्व किया था। अब क्या होता है कि जैसे हल्दी घाटी का युद्ध शुरुआत होती है और महाराणा प्रताप जो थे अपने चेतक को मानसिंह के हाथी के सामने ले जाते हैं। अब जो चेतक था वो मानसिंह के हाथी पर प्रहार करता है और प्रहार करने के पश्चात वो देखता है कि जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने अपना भाला फेंका। अब भाला फेंकते ही जो मानसिंह जो रहता है वो ऐसे हो जाता है और भाला जो रहता है वो हर हाथी चलाने वाले के लग जाता है। तभी मानसिंह के हाथी था, उसके सूंड में एक तलवार लगा रखी थी। तभी महाराणा प्रताप का चेतक नीचे पीछे की साइड आता है। तभी उसी समय उसके दोनों पैर आगे के कट जाते हैं उस सूंड की तलवार से। उसी समय जो महाराणा प्रताप थे वो हल्दी घाटी युद्ध भूमि क्षेत्र को छोड़कर बाहर निकलते ही, और उनका जो रोल निभाता है वो कौन? छत्र धारण कर झाला बिंदा, जिसे अपन झाला मन्ना भी कहते हैं, मान सिंह, वो महाराणा प्रताप का छत्र धारण कर और इस युद्ध भूमि क्षेत्र में हल्दी घाटी में युद्ध करता है। उसके बाद प्रताप की सेना में राम प्रसाद लूणा जैसे स्वामी भक्त हाथी थे। प्रताप की तरफ से भी हाथी आए थे बहुत अच्छे। हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप कोलियारी उदयपुर में चले गए, जहां उन्होंने स्वयं व अपनी सेना का इलाज करवाया। कहाँ पे गए? कोलियारी में। अब उसी समय ये कोलियारी में जाते हैं और अपने स्वयं का इलाज और अपनी घायल सेना का इलाज कराते हैं। उसके पश्चात हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मानसिंह ने गोगुंदा पर अधिकार कर लिया था, परंतु कुछ समय बाद वापिस जो महाराणा प्रताप थे वापिस अधिकार कर लेते हैं। कहां पर? गोगुंदा में। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए माला साधु, रामा साधु जैसे कवि भी मौजूद थे। इस समय माला साधु ने राणा प्रताप के झूलना तारीफ नामक ग्रंथ की रचना की। जो हल्दी घाटी युद्ध था यहाँ पर जो थे वो उत्साह बढ़ाने के लिए कौन आ जाते हैं? तो उत्साह बढ़ाने के लिए माला साधु और रामा साधु जैसे कवि भी मौजूद थे। तो इनको एक जोश बढ़ाने के लिए सैनिकों के लिए कवि भी पहुंचते हैं। तो हल्दी घाटी युद्ध से जैसे प्रताप बाहर निकले, उनके पीछे कुछ मुगल सैनिक लगे और मुगल सैनिक लगने के पश्चात इनका भाई था जिसका नाम था अपने पिता के शासन काल से शक्ति सिंह, जिसका अपन ने बात की थी कि शक्ति सिंह अकबर की सेवा में था। तो शक्ति सिंह जो रहता है वो पीछे पीछे जाता है प्रताप के, और जो मुगल सैनिक थे 8, 10, 15 जो भी थे उनको मारकर और महाराणा प्रताप के साथ देता है। उसी समय चेतक की मृत्यु के बाद शक्ति सिंह अपना घोड़ा नीला घोड़ा वो जो देता है वो महाराणा प्रताप को देता है। और कई कवियों ने कविता भी लिखी इस पे कि नीला घोड़ा रा सवार मारा मेवाड़ी सरदार,
तो वो नीला घोड़ा जो था वो शक्ति सिंह देता है प्रताप को। तो इस प्रकार अंतिम समय में जो शक्ति सिंह है उसको भी एहसास हुआ अपने भाई का और उसका साथ दिया था और अपना घोड़ा दे देता है। और बलीचा नामक स्थान जो रहता है वहां पर चेतक की मृत्यु हो जाती है। तभी हम आगे बात करें, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने 1576 में उदयपुर पर आक्रमण कर दिया और उदयपुर को जीतकर उदयपुर का नाम बदलकर मुहम्मदाबाद कर दिया। जो अकबर रहता है वो भी आक्रमण करता है स्वयं हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, कब? 1576 ईस्वी में। इसके पश्चात वो देखता है कुछ करता न करता, पर वहां उदयपुर का नाम बदल देता है। क्या कर देता है? मुहम्मदाबाद। ठीक है, अकबर ने उदयपुर का प्रशासक जगन्नाथ कछवा अफरुद्दीन को बनाया। वहां का जो प्रशासक नियुक्त किया वो जगन्नाथ कछवा अफरुद्दीन इनके अंडर में उदयपुर इनको संभाला दिया, भाई कि तुम देख लेना इसमें क्या है क्या नहीं। अकबर के सेनापति के रूप में शाहबाज खान ने 1577-78 ईस्वी और 79 में मेवाड़ में 3 बार आक्रमण किया था, जिसमें शहबाज खान ने 1578 में कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया था। केवल एक बार कुंभलगढ़ पर अधिकार किया था। किसने किया था? शहबाज खान ने 1578 में कुंभलगढ़ को ये छीन लेता है साहब। शहबाज खान जो रहता है वो अधिकार कर लेता है कुंभलगढ़ दुर्ग पर। इस दौरान प्रताप ने आवारगढ़ उदयपुर को अपनी अस्थायी राजधानी बनाई थी। तो महाराणा प्रताप के हाथों कुंभलगढ़ चल जाता है। फिर उसके बाद अपनी अस्थायी राजधानी किसको बनाते हैं? आवारगढ़ उदयपुर को अपनी स्थायी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आगे। संकट के समय प्रताप को उसके एक वित्त मंत्री भामाशाह ने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं और 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। अब जो प्रताप थे ये युद्ध किया था इन्होंने हल्दी घाटी, तो इनको आर्थिक रूप से भी बहुत नुकसान हुआ था और उसके अलावा इन्होंने इनकी सेना में भी बहुत नुकसान हुआ, कई सैनिक मारे गए। तो एक समय की बात है कि ये बिल्कुल परेशान थे। उसी समय इनको भामाशाह मिलते हैं और भामाशाह जो थे वो इनकी मदद करते हैं। 20,000 रुपए की जो स्वर्ण मुद्राएं देते हैं और 25 लाख रुपए की नगद आर्थिक सहायता करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार भामाशाह जो थे उन्होंने इनकी मदद की थी। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें कहा है कि वो सर्वप्रथम कहा जाता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र था वहां पर प्रताप की सेना ने अच्छी विजय अच्छा युद्ध किया था, तभी यह पीछे जाते गए और मैदानी क्षेत्र में गए। तो प्रताप की सेना जो थी, कहा जाता है कि 20,000 सैनिक प्रताप की सेना में थे और 80,000 सैनिक अकबर की तरफ से युद्ध किया था। तो उन 80,000 के ऊपर प्रताप के 20,000 सैनिक भारी पड़ रहे थे, तो वो पीछे जाते थे। तो किस प्रकार युद्ध हुआ हल्दी घाटी का उसका वर्णन करूंगा अभी। इस आर्थिक सहायता से प्रताप ने अपनी सेना का पुनर्गठन करके मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। इस कारण भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक व मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। किसको? भामाशाह को। टोड ने भामाशाह को कर्ण कहा है। जो कर्नल जेम्स टोड है इतिहासकार, उन्होंने इसको मेवाड़ का कर्ण बताया है। किसको बताता है? तो ये भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण बताते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करें तो संकट के समय इस समय में प्रताप व भामाशाह की मुलाकात चूलिया कहाँ पे पड़ता है? ये चित्तौड़ पर नामक स्थान पर हुई थी। प्रताप ने 1580 में कुंभलगढ़ पर पुनः अधिकार करके उसे मेवाड़ की नई राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? कुंभलगढ़ को नई राजधानी बनाते कौन बनाते हैं? प्रताप। अकबर के सेनापति के रूप में 1580-81 में अब्दुल रहीम खान खाना ने भी मेवाड़ पर आक्रमण किया था, परंतु इस दौरान शेरपुर बेसुरपुर नामक स्थान पर कुंवर अमर सिंह ने खान खाना के परिवार को बंदी बना लिया, जिसे प्रताप के कहने पर छोड़ दिया था। अब कौन आता है? अब्दुल रहीम खान, जिनके अपन ने बचपन में किताबों में दोहे पढ़े हैं अनेक प्रकार के।
तो ये 1580-81 में आते हैं अब्दुल रहीम खान खाना। ये कोई मेवाड़ में युद्ध नहीं करते हैं, इनका बस लक्ष्य यही है कि जो आगे के लोग आए थे उनसे प्रताप नहीं पकड़ाया तो मैं क्या पकड़ूंगा, मैं क्या बंदी बनाऊंगा प्रताप को, इसे सोचते ये। और शिकार विकार खेल के और पत्र व्यवहार जारी रखा अकबर से, और पत्र भेजते थे कि अभी तक तो नहीं मिला साहब। अकबर अकबर से बोलते हैं कि प्रताप अभी तक नहीं मिला। तभी जो अब्दुल रहीम खान खाना रहते हैं, ये कहीं शिकार खेलने बाहर जंगलों में जाते, तभी ये सब परिवार के साथ रहते हैं, कहीं टेंट वेंट बना के ऐसे रहा करते थे उस समय। तो इनके परिवार को बंदी बनाकर जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह वो ले आते हैं, इनकी पत्नी, इनकी बेटी, बहन बेटी इनको ले आते हैं और प्रताप के सामने। प्रताप कहता है कि ये क्या? अमर सिंह कहता है कि जो वो है अब्दुल रहीम खान खाना उसका परिवार है। तभी जो महाराणा प्रताप रहते हैं वो अमर सिंह के एक मिलाकर देते हैं कि तू क्या अपने मेवाड़ियों के यही संस्कार हैं, क्या तुझे यही संस्कार दिए हैं कि औरों की बहन बेटियों को ऐसे लेके आए? तभी सम्मानित महाराणा प्रताप ने कहा था अमर सिंह को कि जहां से इनको लाया है ना वहीं छोड़े आओ। ऐसे कहा किससे? अमर सिंह से। और अमर सिंह सम्मानित इनकी बहन बेटियों को और उनकी पत्नी को वहां पर छोड़ के आता है। और इसकी बहुत तारीफ की तो महाराणा प्रताप एक ऐसा कुशल व्यक्ति था और अच्छा व्यक्ति था, क्योंकि उस समय इनके दुश्मनों की पत्नियों को और बेटियों को वापिस सशक्त सम्मान के साथ वापिस अपनी जगह पे पहुंचाया। तो ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप। और हम बात करें तो हल्दी घाटी के बारे में भी और थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ, मैदानी क्षेत्र में जाती है जो मुगल सेना, तभी उनकी टुकड़ी का एक नेतृत्व करता मुगल सेना भागने लगी। जो मार नेवाड़ की सेना है उसके डर से ही मुगल सेना भागने लगी। तभी मुगल सेना के का एक सैनिक रहता है मेहतर खां, वो अफवाह फैला देता है कि शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर स्वयं इस युद्ध में युद्ध करने आ रहे हैं, आ गए, मतलब ऐसे बोल देता है। तो अकबर की जो सेना थी उसमें एक जोश आ जाता है और उस जोश के साथ युद्ध करते हैं। कहा जाता है कि जून का महीना था, जून के महीने में राजसमंद हल्दी घाटी जो दर्रा था बहुत तपता था, बहुत गर्मी थी। ऐसी भरी गर्मी में युद्ध हुआ था तो अकबर के सैनिकों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिला था साहब, पानी भी नहीं मिलता है। तो इस प्रकार जो सेना थी वो भागने लगती है और मेहतर खां जो अफवाह उड़ा देता है कि शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर स्वयं आ गए इस युद्ध भूमि क्षेत्र में। तो ऐसे सैनिकों में एक जोश आ जाता है कि अपना राजा अपने साथ है तो फिर किस चीज की चिंता। तो इसे सोचते और फिर ये हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तभी जो महाराणा प्रताप युद्ध भूमि क्षेत्र से बाहर चल जाते हैं और उनका एक घोड़ा था राम प्रसाद नामक जो घोड़ा था उसको बंदी बनाकर जो मानसिंह है वो अकबर के दरबार में जाता है। और अकबर ऐसा क्रोधित होता है कि मानसिंह से बोलता है कि तू 6 माह तक मेरे दरबार में नहीं आएगा। कहा था कि जिंदा लाना या बंदी बना के लाना या फिर मार के लाना, पर महाराणा प्रताप को मेरे दरबार में लाना, ऐसा कहा था मानसिंह ने, मानसिंह से अकबर ने। तभी जो मानसिंह है वो असफल होकर लौटा था। तभी जो महाराणा प्रताप का घोड़ा बंदी बनाकर ले गया था कौन? मानसिंह, उसका राम प्रसाद से नाम बदलकर पीर प्रसाद नाम डाल देता है। कौन? अकबर। ऐसे नाम डालने के बाद के साहब ये पीरों की दुआओं से मिला है इसलिए उसका नाम पीर प्रसाद डाल दिया। कहा जाता है कि हाथी भी जो राम प्रसाद था इतना वफादार था कि उसने न भोजन किया न पानी पिया और अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे ऐसे मेवाड़ में इंसान ही नहीं बल्कि एक जानवर भी ऐसा समझदार था मेवाड़ साम्राज्य का। तो अकबर ने उसको पानी पिलाया, नहीं पिया, कुछ खिलाया तो नहीं खाता है। तो ऐसा रहा राम प्रसाद जो हाथी रहा महाराणा प्रताप का। उसके बाद हम आगे बात करें तो ऐसा युद्ध हल्दी घाटी का जहां पर बुरी तरह से युद्ध हुआ। और आज भी हम देखते हैं कि हल्दी घाटी का इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, पूरे विश्व में नाम है। कहीं आज भी हमारे उदयपुर राजसमंद में विदेशी पर्यटक देखने आते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ पर हुआ है, कैसे युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप ने कैसे युद्ध हुआ, पूंजा भील का क्या सहयोग रहा हल्दी घाटी युद्ध में। ये सब चीजें जो हल्दी घाटी म्यूजियम है उसमें विस्तार से हर चीज की विस्तार से बताया है कि कौन कौन से सेनापति ने किस प्रकार युद्ध किया, और उनका वर्णन उस म्यूजियम में अभी भी उपलब्ध है।
हल्दी घाटी का जो म्यूजियम है राजसमंद में, उसमें। उसके बाद हम आगे बात करें तो इसे बंदी बना लेते हैं। और अकबर ने मेवाड़ पर नियंत्रण रखने के लिए मेवाड़ पर निम्न 4 सैनिक चौकियां बनाई थी। जो अकबर रहता है सोचता है कि कैसे न कैसे महाराणा प्रताप को पकड़ा जाए। ये सब सोचता है कौन? तो अकबर सोचता है। कहा था कि जो विलाव था वो महाराणा प्रताप के पुत्र। ऐसे दिन आगे थे महाराणा प्रताप के कि इतिहासकारों ने अनेक प्रकार की परिभाषाएं दी, पर ये सत्य हो या नहीं हो कि जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, वो घास की रोटी खाया करते थे उस समय। उसको भी जो जंगल का बिलाव रहता है वो घास की रोटी छीन कर ले गया। तो ऐसा मेवाड़ी मान रे कारण युद्ध करियो है उन लोगों ने। कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा कि हल्दी घाटी में समर लड़ियो ओ मायर थारो लालो है, वो एक लिंग दीवान कठे ओ महाराणा प्रताप कठे। इतिहासकारों ने अनेक प्रकार की कविताएं कवियों ने लिखी हल्दी घाटी युद्ध में। तो ये एक ऐसा युद्ध हुआ था। उसके बाद हम आगे बात करें तो अकबर ने मेवाड़ पर नियंत्रण रखने के लिए मेवाड़ पर में निम्न 4 सैनिक चौकियां बनाई थी। कौन कौन सी बनाई थी? दिवेर कहाँ पर है? राजसमंद, देसूरी, पाली, देवल, डूंगरपुर, देबारी, उदयपुर। ये चारों सैनिक छावनियां रहती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख सैनिक छावनी थी दिवेर। दिवेर सबसे प्रसिद्ध सैनिक छावनी थी। कहा जाता है कि दशहरा का दिन था। अब दशहरे के दिन में महाराणा प्रताप जो थे वो परंपरा हुआ करती थी और आज भी है कि दशहरे के दिन शस्त्र पूजन की जाती है। महाराणा प्रताप अपने सैनिकों सामंतों के साथ शस्त्र पूजन करते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि इन तलवारों का भी उपयोग किया जाता है। तो उस दिन ये लोग दशहरे के दिन शस्त्र पूजन करते हैं। उसी समय अकबर की सैनिक छावनियां थी 4। तो सोचा सैनिक सामंतों ने कि जो सबसे महत्वपूर्ण सैनिक छावनी थी दिवेर, तो सोचा कि देवल में, देबारी में या देसूरी में इसे आक्रमण कर सकते हैं। आज प्रताप कहां पर आक्रमण करते हैं? प्रताप आक्रमण करते हैं दिवेर। दिवेर जो राजसमंद में स्थित है वहां पर आक्रमण करते हैं और एक युद्ध होता है दिवेर में। कब? अक्टूबर 1582 में। और उसमें कौन कौन होता है? राणा प्रताप और राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह और भामाशाह, अकबर, उधर अकबर का सेनापति सुल्तान खान, ये युद्ध करते। सुल्तान खान एक ऐसा वीर योद्धा हुआ जिसको बुरी तरह अमर सिंह ने वीर गति को प्राप्त किया। कहा जाता है कि अमर सिंह ऐसा वार करता है एक भाले से कि सुल्तान खान आर पार हो जाता है। वो भाला और सुल्तान खान के 2 टुकड़े कर देता है अमर सिंह। वो भी एक ऐसा वीर योद्धा रहा जिसके पिताजी महाराणा प्रताप हैं और उसका पुत्र भी छोटा मोटा तो नहीं होगा। तो अमर सिंह भी बहुत बड़ा कुशल योद्धा रहा है। इतिहास में उसका भी एक उल्लेख है जिसमें दिवेर के युद्ध में और इसमें विजय महाराणा प्रताप की इसमें विजय होती है। दिवेर के युद्ध में, इस युद्ध में सुल्तान खान को अमर सिंह के हाथों मारा गया था। जो सुल्तान खान थे अपन ने अभी बात की थी, उसको अमर सिंह मार देता है। कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। जो इतिहासकार कर्नल टोड रहे उन्होंने मेवाड़ के इस युद्ध को मैराथन कहा है। मैराथन इसलिए कहा है कि ये ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें बिल्कुल ऐसा वीर योद्धा था अकबर की सेना में। कौन? सुल्तान खान, जिसको बुरी तरह मार देता है। और एक एक सैनिकों को ये लोग चुन चुन के पूरी रात छावनी मार, और एक भी सैनिक जिंदा बच के नहीं गया था अकबर का। ऐसा युद्ध किया था अमर सिंह ने दिवेर में कि एक भी सेना का व्यक्ति जिंदा नहीं गया था। ऐसा युद्ध हुआ था दिवेर में। उसके बाद अकबर ने प्रताप को अधीनता में लाने के लिए अंतिम सैनिक अभियान 1584-85 में जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में भेजा था, जो असफल रहा। इस प्रकार अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध 7 सैनिक अभियान भेजे थे। कितने सैनिक अभियान भेजे थे? 7 सैनिक अभियान। अब कौन कौन से भेजता है? 1576 में मानसिंह, 1576 में अकबर आता है, 1577 में शहबाज खान, 78 में भी शहबाज खान आता है और 79 में भी शहबाज खान आता है और 1580 में अब्दुल रहीम खान आते हैं। 1584 में जगन्नाथ कछवा आते हैं। जो जगन्नाथ कछवा था उनका कौन सा रहता है? ये अंतिम अभियान, अंतिम अभियान रहता है ये। इसके बाद कोई अभियान नहीं भेजता अकबर।
प्रताप ने 1585 में लूणा चावंडिया को पराजित कर और चावंड पर अधिकार कर लिया और चावंड को मेवाड़ की नई राजधानी बनाई। जो चावंड है इसको नई राजधानी बना लेते हैं महाराणा प्रताप। और प्रताप ने चावंड में चावंडा माता का मंदिर का निर्माण कराया। बदरना उदयपुर में हरिहर मंदिर का निर्माण करवाया और हरिहर मंदिर में विष्णु के साथ शिव की संयुक्त मूर्तियां लगी हुई है। जो प्रताप है इन्होंने निर्माण कार्य भी कराया, न कि ये युद्ध में कुशल योद्धा थे, अपितु इन्होंने निर्माण कार्य भी बहुत सारे कराए कि इन्होंने मंदिर बनाए, बावड़ियां बनाई और उसके अलावा अनेक प्रकार के विकास कार्य भी प्रताप के शासन काल में किए जाते और इनके दरबार में अनेक प्रकार के कवि रहे हैं। प्रताप ने मांडलगढ़ व चित्तौड़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर वापस पुनः अधिकार कर लेते हैं। जो महाराणा प्रताप थे वो प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम दिन चावंड में बिताए और चावंड में ही 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का कोई तीर था, उसको यूं कर रहे थे ऐसे, तभी वो तीर अपने पेट में लग जाता है और उस पेट में जहर फैलने के कारण महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। राणा प्रताप की छतरी कहां पर, बांडोली जो उदयपुर में पड़ता है, वहां पर 8 खंभों की छतरी अभी वर्तमान में भी बनी हुई है। तो 8 खंभों की छतरी जो है महाराणा प्रताप की बांडोली उदयपुर में बनी हुई है। राणा प्रताप के समय हेमरत्न सूरी ने गोरा बादल पद्मिनी के चरित्र चौपाई नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनके हेमरत्न सूरी रहा करते थे इनके दरबार में, वो गोरा दादल पद्मिनी के चरित्र की चौपाई की रचना करते हैं इनके शासनकाल में। और राणा प्रताप के दरबारी पंडित चक्रपाणी मिश्र ने निम्न ग्रंथों की रचना की थी। इनके समय ग्रंथों की भी रचना हुई थी। राणा प्रताप के समय कौन कौन से ग्रंथ हुए हैं? विश्व वल्लभ, मुहूर्त माला, राज्याभिषेक पद्धति। तो ये सब महाराणा प्रताप के शासन काल में होता है। तो महाराणा प्रताप की जो ख्याति है, राजस्थान नहीं, मेवाड़ नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व में महाराणा प्रताप की आज भी ख्याति है। आज भी गांव गांव का बच्चा महाराणा प्रताप को जानता है और महाराणा प्रताप की जयंती पर आज भी मेवाड़ क्षेत्र में कई क्षेत्रों में रैलियां निकलती हैं 9 मई के दिन। तो एक ऐसा वीर योद्धा रहा महाराणा प्रताप जिसने हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों को पीछे धकेल दिया था। कहाँ 20,000 की सेना महाराणा प्रताप की और अकबर की 80,000 की सेना, और बहुत खतरनाक युद्ध हुआ था उस समय। इतिहासकारों ने इसका वर्णन किया। बदायूं आंखों देखा ये वर्णन भी करता है कि हम जब हल्दी घाटी से युद्ध से निकल रहे थे बाहर, तब हमें ये डर सता रहा था कि महाराणा प्रताप की सेना कहीं हमें लूट न ले। ऐसे डरते थे मुगल महाराणा प्रताप से। और कहा कि हमने जहां रुके, हम बदायूं ने कहता है कि हम जहां रुके वहां हमने पक्की दीवारें खड़ी करी। ये भी डर था महाराणा प्रताप से कि हमें लूट न ले। ऐसे धीरे डरते 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 हम गए कहां पर, वापिस अजमेर रोड पकड़कर आगरा गए, वापिस अकबर के पास। तो ऐसे आंखों देखा वर्णन करता है। तो एक ऐसा वीर योद्धा हमारे राजस्थान में हुआ जिसकी ख्याति पूरे विश्व में है। और महाराणा प्रताप का जो भामाशाह था, भामाशाह एक ऐसा योद्धा रहा है जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में भी महाराणा प्रताप का साथ दिया और कहा कि राणा जी आप घबराइए मत, अभी तो अपने पास धन है। तभी 20,000 रुपए की मुद्राएं और 25 लाख नगद देकर और महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति को सुधारता है। अपन देखते हैं आज भी राजस्थान सरकार के द्वारा कई योजनाएं भामाशाह के नाम से जानी गई। कोई भी व्यक्ति है दान पुण्य का काम करता है आज भी वर्तमान में, तो अपन उसे भामाशाह कहते हैं। तो भामाशाह प्रताप के साथ जो भी व्यक्ति जुड़ा है उसका नाम सम्मानित लिया जाता है। पूंजा भील जिसने चंदावल सेना का नेतृत्व किया था और अच्छा युद्ध किया था और मुगल की सेना पर बहुत भारी पड़ी थी भीलों की सेना, ऐसा युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो भामाशाह ऐसा रहे। उनके भाई थे ताराचंद, उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा इस हल्दी घाटी युद्ध में। और दिवेर का युद्ध जो रहा उसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई है। तो अपन ने आज महाराणा प्रताप पढ़ा। उसके अलावा अपना जो अगला शासक रहेगा महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। धन्यवाद।